सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, जिसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े वन बाय वन एंड नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। एंड आज हम केवल कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर। तो चलिए करते हैं शुरू। सो ये है पहला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट रिमेन्स एट रेस्ट। मान लो एक दीवार है, ये आप इस पे धक्का लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, बट ये दीवार हिली ही नहीं, रेस्ट पे रह गई, तो वर्क तो हुआ ही नहीं कुछ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो कुछ हुई नहीं, तो वर्क होगा 0। इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक फ्रेंड आपका एक स्टेटमेंट देता है कि ओनली द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, और हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। गलत है तो क्यों, और सही है तो क्यों। ओके, सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे मल्टीपल फोर्सेस भी लग सकती हैं, सिंगल फोर्स भी लग सकती है। फॉर एग्जांपल इधर कुछ फोर्स लग रही है, लेट दिस बी F1, इधर कुछ फोर्स लग रही है, लेट दिस बी F2, इधर कुछ फोर्स लग रही है, लेट दिस बी F3। मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं, एंड जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट इधर कुछ डिस्टेंस d डिस्प्लेस हो जाता है। तो अगर मैं वर्क डन देखूं तो F1 ने भी कुछ वर्क डन किया, F2 ने भी कुछ वर्क डन किया, और F3 ने भी कुछ वर्क डन किया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो नेट फोर्सेस होते हैं वही केवल वर्क डन करती, नहीं, इंडिविजुअल फोर्स कैन ऑल्सो डू वर्क। फॉर एग्जाम्पल F1 की अगर मैं बात करूं तो F1 और डिस्टेंस d दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो F1 ने कितना वर्क किया होगा, W1, दैट इज F1 D1 d जो दे रखा है। बट अगर मैं F2 की बात करूं तो F2 ने भी कुछ वर्क किया, बट वो नेगेटिव वर्क करेगा, क्योंकि F2 इधर लग रहा है, डायरेक्शन जो मोशन की है वो इधर है, तो W जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस F2D हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि नेट फोर्सेस ही करते हैं, नो डाउट कि अगर मैं नेट फोर्सेस का वर्क डन निकालूं तो वो हो जाएगा वर्क डन बाय फोर्स 1 प्लस वर्क डन बाय फोर्स 2 प्लस वर्क डन बाय फोर्स 3। बट इंडिविजुअल फोर्स भी कुछ ना कुछ वर्क करती हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। We cannot conclude that this statement is true, so ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे हमें दी गई एक स्टेटमेंट जो कि है, अ फोर्स दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डज नो वर्क ऑन द पार्टिकल। कह रहे कि अगर कोई फोर्स है F, अगर वो परपेंडिकुलर है टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो जो वर्क होगा वो 0 होगा। ये स्टेटमेंट हमें दी गई है। हमें बताना है कि गलत है कि सही है। इस स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नो डाउट। एंड रीजन इज कि देखो, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ऑब्जेक्ट की वो परपेंडिकुलर है टू द फोर्स। इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा जो बन रहा है वो 90 डिग्री है, तो कोसाइन 90 डिग्री हो जाएगा 0, तो वर्क तो आएगा ही 0, क्योंकि एफ डी कॉस थीटा अगर मैं देखूँ दैट वुड बी इक्वल्स टू 0। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि द नेट वर्क डन ऑन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज 0, व्हाट डू यू से अबाउट इट स्पीड। देखो यहाँ पे मैक्सिमम लोग शायद ये कहें कि जो स्पीड है वो 0 होगी, क्योंकि वर्क डन 0 है, इसका मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, इसका मतलब स्पीड 0 है। तो वो ऐसा नहीं है, नेट वर्क डन 0 है, इसका मतलब क्या है। देखो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी, वहां पे हमने क्या कहा था कि जो टोटल वर्क डन या नेट वर्क डन, दिस इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर ये नेट वर्क डन 0 है, इसका मतलब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट वुड बी इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रह रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से अगर वो मूव कर रहा है, ये समझ लो उसकी इनिशियल पोजीशन है, और फाइनल पोजीशन में भी स्पीड सेम ही रहती है, तो यहाँ पे भी तो काइनेटिक एनर्जी सेम ही है। तो इस केस में भी जो है टोटल वर्क डन 0 रहेगा, भले ही ऑब्जेक्ट की स्पीड कुछ हो। आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कुछ m, एंड आपने इसको हैंड पे होल्ड किया और आप इसको ऊपर की तरफ ले गए विथ कांस्टेंट स्पीड के साथ आप इसको आपने यहाँ पे रख दिया, करेक्ट। यहाँ पे कुछ हाइट h ऊपर हाइट पे ले गए, एंड यहाँ पे आप इसको ले आए, तो क्या कुछ वर्क हुआ। देखो वर्क तो बिल्कुल हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेट वर्क की बात करूँ ना, टोटल वर्क दैट विल बी इक्वल्स टू 0।
बोलोगे ये क्या फंडा है, टोटल वर्क जीरो, इसका मतलब क्या है? देखो अगर जब आप इसको ऊपर लेके जा रहे हो तो यहाँ पे दो फोर्सेस पिक्चर में, एक जो ग्रेविटी फोर्स mg जो कि नीचे की तरफ है, एक नॉर्मल फोर्स जो कि आप इसके ऊपर लगा रहे हो इन द अपवर्ड डायरेक्शन f, जो कि क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो ये जो f होगी इट विल बेसिकली दैट विल बी इक्वल्स टू mg। तो अगर मैं इस फोर्स f के कारण अगर मैं वर्क डन देखूं तो वो क्या हो जाएगा, f मल्टीप्लाइड विद दिस हाइट h, और f एक्चुअल में क्या है mg, तो mgh हो जाएगा। तो वर्क तो हुआ है। अच्छा लेकिन अगर मैं इस mg की वजह से जो ग्रेविटी इस पर वर्क कर रही है तो वो तो डाउनवर्ड में कर रही है ग्रेविटी, क्योंकि देखो ग्रेविटी तो जो mg लग रहा है नीचे की तरफ, हाइट जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो ऊपर की तरफ है, तो जो w2 होगा इसकी वजह से mg की वजह से वो हो जाएगा माइनस mgh। तो यहां से जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा, w1 प्लस w2 दैट इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब नेटवर्क जीरो, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसका मतलब स्पीड जो है वो सेम रहेगी, भले ही वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, या किसी स्पीड v से मूव कर रहा है तो उसी स्पीड v से मूव करता रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, वो वेरी नहीं करेगी। हम केवल इतना बता सकते हैं और कुछ नहीं बता सकते। तो ये था सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। सो इस क्वेश्चन में हमें एग्जांपल देना है ऑफ अ फ्रिक्शनल फोर्स डूइंग अ पॉजिटिव वर्क। देखो जब आप चलते हैं ना, व्हेन यू वॉक और व्हेन यू रन, उस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है दैट विल डू अ पॉजिटिव वर्क। लाइक ये गर्ल जो है वॉक कर रही है, सो इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी इसकी शूज पे दैट वुड बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो जो इस केस में जो फ्रिक्शनल जो फोर्स जो वर्क कर रही है दैट वुड बी पॉजिटिव। तो ये है एग्जांपल इस क्वेश्चन का। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे कह रहे हैं स्काई बोट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बोट डूइंग वर्क। देखो अगर बोट कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रही है, इसका मतलब क्या मैं ये बोल दूं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू जीरो। अच्छा अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से यहाँ पे देखूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो टोटल वर्क या नेट वर्क है दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। एंड क्योंकि यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो टोटल वर्क ये भी होना चाहिए जीरो, बोल दो यार। और टोटल वर्क हमें पता है क्या होता है, नेट फोर्स या टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस d एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब कि क्या ये टोटल फोर्स जो इस पे ऑब्जेक्ट पे लग रही है दैट वुड बी जीरो। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यस, कि जो नेट फोर्स होगी दैट वुड बी इक्वल्स टू जीरो। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आप ये बोल सकते हो कि भैया यहाँ पे डी जो डिस्टेंस है ये भी तो जीरो हो सकता है, ये जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, रेस्ट पे नहीं है, तो ये डी जीरो नहीं हो सकता, एफ टी ही जीरो होगा। तो यस ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहे हैं अ पैकेज रेस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर दैट इज राइजिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। मान लो ये एलिवेटर है हमारे पास एंड ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है लाइक दिस, एंड यहाँ पे कुछ एक पैकेज, एक ब्लॉक मान लो, पैकेज मान लो यहाँ पे रखा हुआ है इस फ्लोर पे, एंड ये भी क्योंकि इसके अंदर है तो ये भी कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। द एलिवेटर एक्सर्ट्स द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स ऑन द पैकेज, बिल्कुल सही बात है। एलिवेटर इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ जिसकी वजह से ऊपर जा रहा है, एंड हेंस डज अ पॉजिटिव वर्क, बिल्कुल सही बात है। Why doesn't the change in kinetic energy of the package increases? तो कहने कि अगर ये फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, मैं इसको पॉइंट मास मानूं तो ये एस से ऊपर की तरफ एन अगर इस पे लग रही है तो जो स्पीड है इस ऑब्जेक्ट की वो इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है। देखो यार फोर्स यहाँ पे केवल एक फोर्स पिक्चर में नहीं, यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स भी तो लग रही होगी नीचे की तरफ mg, जो कि इस केस में बराबर होगी n के इक्वल, n विल बी इक्वल्स टू mg, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है एक्सेलरेटर के, इसलिए n विल बी इक्वल्स टू mg। अच्छा तो कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है। तो देखो जो ये वर्क, ये वाली जो फोर्स जो वर्क कर रही है इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर दैट वुड बी पॉजिटिव, बट जो mg जो फोर्स वर्क कर रही है इसके ऊपर दैट वुड बी नेगेटिव। तो मतलब कि जो टोटल वर्क होगा दिस इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड क्योंकि टोटल वर्क इस केस में जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। और टोटल वर्क जीरो क्यों है,
क्योंकि जितना वर्क ये नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, उतना ही वर्क mg फोर्स इस पे कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए टोटल वर्क 0 है। तो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। सो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी and then it says, is it safe to conclude that no force acts on the object? Why or why not? कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से अगर वो मूव कर रहा है तो क्या इसका मतलब ये हम 100% श्योरिटी से कह सकते हैं कि उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है? एक्चुअली हम श्योरिटी से ये नहीं कह पाएंगे कि यहाँ पे जो फोर्स है वो एक्ट नहीं कर रही है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू 0, जिसके कारण कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, बट इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रही है, ये हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। एंड तो ये कांस्टेंट स्पीड से क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि नेट फोर्सेस तो 0 है, और हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से कि जो नेट वर्क डन होता है दिस इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड क्योंकि जो नेट फोर्सेस 0 है, इसका मतलब नेट वर्क डन 0 है, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये 0 है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 का होने का मतलब ही यही है कि जो ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड। करेक्ट? तो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, वी कैन नॉट कंक्लूड दिस। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहां पे कह रहे हैं कि इंजन 1 डज ट्वाइस द वर्क ऑफ इंजन 2। सपोज कि जो इंजन 2 है ये W अमाउंट ऑफ वर्क करता है, तो इंजन 1 कितना वर्क करेगा? ट्वाइस ऑफ दिस, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या यहां से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं दैट इंजन 1 प्रोड्यूसेस ट्वाइस एज मच एज पावर एज इंजन 2? मतलब कि जो इंजन 1 जो पावर प्रोड्यूस करेगा वो भी ट्वाइस होगी। क्या मैं ये कह सकता हूं? देखो, पावर क्या होता है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से आप वर्क कर रहे हैं, दैट व्हाट वी कॉल द पावर। अगर वर्क 2 टाइम्स है तो हो सकता है वो टाइम भी 4 गुना ले रहा हूं एज कंपेयर टू दिस इंजन 2। तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी? बेसिकली दिस वुड बी 1/2 हो जाएगी W/T। तो ये चीज मैं कंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर वर्क और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है। खाली मैं वर्क को देख के मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि पावर भी डबल हो जाएगी कि नहीं होगी। तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस इज नॉट करेक्ट। हाँ, अगर दोनों चीज के बारे में बता रखा होता, वर्क कितना कर रहा है और टाइम कितना ले रहा है, तब मैं बता पाता कि पावर किसकी ज्यादा है, किसकी कम है या किसकी ट्वाइस है। तो इस स्टेटमेंट तो ये हम डायरेक्टली फॉल्स हम बोल सकते हैं। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि इंजन 1 प्रोड्यूसेस ट्वाइस द पावर ऑफ इंजन 2। मतलब कि अगर इंजन 2 P पावर प्रोड्यूस कर रहा है तो इंजन 1 कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 2 टाइम्स P। तो अब हमें कह रहे हैं इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट इंजन 1 डज ट्वाइस एज मच एज वर्क एज इंजन 2? मतलब कि जो वर्क होगा वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा फॉर इंजन 1। ये चीज एक्चुअली हम नहीं यहां से बोल पाएंगे क्योंकि हमें पता है वर्क दिस इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम T। अगर पावर 2 टाइम्स हो रही है बट टाइम के बारे में तो हमें कुछ बता ही नहीं गया कि टाइम सेम है दोनों के केस में या टाइम किसके केस में ज़्यादा है कम, ये हमें नहीं दिया गया है। तो हम वर्क के बारे में यहाँ से कुछ भी नहीं कह पाएंगे कि वो डबल होगा कि हाफ होगा कि इक्वल होगा। तो द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि अ पेंडुलम बॉब स्विंग्स फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। मतलब यहाँ से यहाँ पे ऐसे स्विंग कर रहा है along a circular arc, जैसा आपको इस फिगर में दिख रहा है। अब 2 पार्ट है यहाँ पे। ए पार्ट में कह रहे हैं कि is the work done on the bob by gravity force is positive, negative और 0। देखो इस केस में जो ग्रेविटी इस बॉब पे लग रही होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। इस केस में नीचे ऐसे हमेशा नीचे ही लगती है। एंड जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फॉर द मॉब फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 दैट वुड बी इन दिस डायरेक्शन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये थीटा है दिस इज लेस देन 90 डिग्रीज एंड वर्क डन हमें पता है दिस इज FD cos थीटा होता है। एंड क्योंकि थीटा इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्रीज मतलब कोसाइन थीटा विल बी पॉजिटिव एंड वर्क डन फॉर दिस केस विल बी पॉजिटिव। तो ए पार्ट का तो आंसर हो गया पॉजिटिव। नाउ अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो बी पार्ट में कह रहे हैं कि इज द वर्क डन बाय द बॉब is the work done on the bob by the string is positive, negative और 0। देखो स्ट्रिंग जो इस पे फोर्स लगाएगी या जो टेंशन जो इस पे लग रही है वो इस डायरेक्शन में लगेगी T।
एंड क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, दिस इज परपेंडिकुलर टू द दिस टेंशन टी, क्योंकि हमें पता है कि जब ये पेंडुलम स्विंग कर रहा है इट इज़ इन द सर्कुलर मोशन, तो जो ये फोर्स होगी टी दैट वुड बी द रेडियल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड जो ये मोशन है इसका दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस रेडियल वेक्टर, तो ये आपस में हो जाएंगे परपेंडिकुलर, जो डिस्प्लेसमेंट है और जो ये जो टेंशन फोर्स आपस में परपेंडिकुलर, इसका मतलब 90 डिग्री थीटा, इस केस में क्या होगा 90 डिग्री, कोसाइन 90 डिग्री होता है 0, तो वर्क डन जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0 फॉर द बी पार्ट। नाउ ये तो केस था, मैं क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, दिस वाज फॉर फ्रॉम पॉइंट 1 to 2। अब आपको ये बताना है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है बट इस पार्ट जो पोजीशन जो है दिस इज फ्रॉम 2 to 3। इस केस में बताना है कि वर्क डन बाय द ऑन द बॉब बाय द ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा जब ये बॉब 2 से 3 की तरफ मूव करेगा। और बी पार्ट में वही चीज बतानी है कि वर्क डन ऑन द बॉब बाय द स्ट्रिंग वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 2 to 3। ये आपको खुद से करना है। सो दिस इज ऑल विद दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम द टॉपिक वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। सो अभी के लिए गुड बाय।